हमारे देश में सत्ता चलाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का खास महत्व है। इन दोनों में से राज्यसभा को पहला सदन या ऊपरी सदन का दर्जा दिया गया है। देश में जब आम चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव होते हैं तो राजनीतिक उतार चढ़ाव और फैसले साफ नजर आते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव हर आम इंसान की समझ में नहीं आते। वजह यह है कि राज्यसभा पहुंचने वाले सांसदों का चुनाव सीधे जनता नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायक करते हैं। आपको विस्तार से बताते हैं कि राज्यसभा क्या है, इस सदन के लिए किस तरह वोटिंग होती है और किस तरह हार जीत तय की जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में द्वितीय सदन की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के संबंध में संविधान सभा में विस्तृत बहस हुई और अंततः स्वतंत्र भारत के लिए एक द्विसदनीय विधानमंडल बनाने का निर्णय मुख्य रूप से इसलिए लिया गया क्योंकि परिसंघीय प्रणाली को अपार विविधताओं वाले इतने विशाल देश के लिए सर्वाधिक सहज स्वरूप की सरकार माना गया। वस्तुतः एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एकल सभा को स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त समझा गया और अतः काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में ज्ञात एक ऐसे सदन का सृजन किया गया जिसकी संरचना और निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा से पूर्णतया भिन्न थी। इसे एक ऐसा अन्य सदन समझा गया जिसकी सदस्य संख्या लोकसभा हाउस ऑफ पीपल से कम है। इसका आशय परिसंघीय सदन अर्थात एक ऐसी सभा से था जिसका निर्वाचन राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों के सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया, जिनमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। निर्वाचित सदस्य के अलावा राष्ट्रपति द्वारा सभा के लिए 12 सदस्यों के नाम निर्देशन का भी उपबंध किया गया। इसकी सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष नियत की गई। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सभा में गरिमा और प्रतिष्ठा के अवयव संयोजित किए गए। ऐसा भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाकर किया गया। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के आवंटन का उपबंध है। स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के गठन के परिणाम स्वरूप राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्यसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या वर्ष 1972 से लेकर अब तक समय समय पर बदलती रहती है। संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई है। मतलब अर्हता ये है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 102 में यह निर्धारित किया गया कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा। मतलब यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्धारित न होना संसद ने विधि पूर्वक घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है। अब हम समझते हैं कि राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया क्या है। राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा उस संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल के सदस्यों मतलब जैसा भी मामला हो के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा में जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया होती है उसके अनुसार उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी किया जाता है और राज्यसभा के लिए सदस्यों का चयन हर प्रदेश के विधायक करते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इस चुनाव प्रक्रिया को समझने के लिए आपको +1 का फॉर्मूला समझना होगा। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। माना कि उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर राज्यसभा सदस्य चुने जाने हैं, तो यह फॉर्मूला इस तरह होगा। 11 में आप 1 जोड़ लीजिए, अब हो जाता है 12। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। अब 403 को 12 से भाग दे दीजिए, अब आता है 33.58। इसे आप पूरा 33 ही मान लीजिए। अब 33 में 1 को जोड़ लीजिए, अब हो जाएगा 34। मतलब जीत के लिए एक उम्मीदवार को 34 वोटों की आवश्यकता होगी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता। निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसके 1/3 सदस्य संविधान के अनुच्छेद 80(1) के तहत हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाती है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर, मतलब सेवानिवृत्त को छोड़कर, अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लिए किया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। उपचुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष कार्यावधि तक सदस्य बना रह सकता है जिसने त्यागपत्र दे दिया था या जिसकी मृत्यु हो गई थी या जो 10वीं अनुसूची के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए निर्वाचित हो गया था। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा के संघीय स्वरूप के बारे में। राज्यसभा गठन ही राज्य परिषद के रूप में संविधान के संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व देने के लिए हुआ था। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे संघीय स्तर पर निर्णय लेने में राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा समान रूप से भाग लेती है। अनुच्छेद 249 तथा 312 भी राज्यसभा के संघीय स्वरूप तथा राज्यों के संरक्षण के रूप में उभारते हैं। सभी संविधान संशोधन बिल भी इसके द्वारा प्रत्यक्ष सभाकर तथा 2/3 बहुमत से पास होंगे। संसद की स्वीकृति चाहने वाले सभी प्रस्ताव जो कि आपातकाल से जुड़े भी हो राज्यसभा द्वारा पारित होंगे। चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं कि राज्यसभा के गैर संघीय तत्व क्या है। संघीय क्षेत्र को भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है, जिससे इसका स्वरूप गैर संघीय हो जाता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों की जन समानता के आधार पर नहीं, जैसा कि अमेरिका में होता है। वहाँ प्रत्येक राज्यों को सीनेट में 2 स्थान मिलते हैं, किंतु भारत में स्थानों का आवंटन आबादी के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान है। राज्यसभा में एक सभापति और उपसभापति भी होते हैं। चलिए जान लेते हैं कि क्या है यह प्रक्रिया। राज्यसभा में पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वे सभा की कार्रवाई का संचालन करें। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्यसभा में उपसभा अध्यक्षों का भी पैनल होता है, जिसके सदस्यों का नाम निर्देशन सभापति तथा राज्यसभा द्वारा किया जाता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उपसभा अध्यक्षों के पैनल से कोई एक सदस्य सभा की कार्रवाई का सभापतित्व करता है। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति को देता है। सभापति और उपसभापति के अलावा सदन का एक नेता एक अन्य ऐसा अधिकारी होता है जो सभा के कुशल और सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यसभा में सदन के नेता
सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं यदि वह इस सदन के सदस्य हैं, अथवा कोई ऐसा मंत्री जो इस सभा का सदस्य है। सदन के नेता का उत्तरदायित्व सभा में सौहार्दपूर्ण और सार्थक वाद विवाद के बीच सभा के सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाए रखना है। वह न केवल सरकार के बल्कि विपक्ष, मंत्री और पीठासीन अधिकारियों के भी संपर्क में रहता है। वह सभा कक्ष यानी चैम्बर में सभापति के दाईं ओर की पहली पंक्ति में पहली सीट पर बैठता है ताकि वह परामर्श हेतु पीठासीन अधिकारियों को सहज उपलब्ध रहे। नियमों के तहत सभापति द्वारा सभा में सरकारी कार्य की व्यवस्था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हेतु दिनों के आवंटन और किसी धन विधेयक पर विचार एवं उसे वापस किए जाने के संबंध में सदन के नेता से परामर्श किया जाता है। गठबंधन सरकारों के युग में उनका कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि सभा के समक्ष लाए गए किसी भी मामले पर सार्थक चर्चा के लिए सभा में हर संभव तथा उचित सुविधा प्रदान की जाए। राज्यसभा में एक विपक्ष का नेता भी होता है। आइए समझते हैं कि विपक्ष के नेता के बारे में। विधायिका में विपक्ष के नेता का पद का अत्यधिक सार्वजनिक महत्व है। इसका महत्व संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को दी गई एक मुख्य जिम्मेदारी से है। विपक्ष के नेता का कार्य अत्यधिक कठिन है क्योंकि उन्हें आलोचना करनी पड़ती है और गलतियां इंगित करनी पड़ती है और ऐसे वैकल्पिक प्रस्ताव या नीतियों को प्रस्तुत करना पड़ता है जिन्हें लागू करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उन्हें संसद और देश के प्रति एक विशेष सामाजिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। राज्यसभा में 1969 तक वास्तविक अर्थ में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता था। उस समय तक सर्वाधिक सदस्यों वाली विपक्षी पार्टी के नेता को बिना किसी औपचारिक मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार दिए विपक्षी नेता के मानने की प्रथा थी। विपक्ष के नेता के पद को संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई। इस अधिनियम के द्वारा राज्यसभा में विपक्षी नेता राज्यसभा का एक ऐसा सदस्य होता है जो कुछ समय के लिए राज्यसभा के सभापति तथा मान्य सबसे अधिक सदस्यों वाले दल की सरकार के विपक्ष में होता है। इस प्रकार विपक्ष के नेता को 3 शर्तें पूरी करनी होती है। उसे सभा का सदस्य होना चाहिए, सर्वाधिक सदस्यों वाले दल की सरकार के विपक्ष में राज्यसभा का नेता होना चाहिए। इस आशय से राज्यसभा के सभापति द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।